Good morning, students. So last time question was like this. There are two spheres, 1 and 2, and the electric lines of force are as shown in figure. तो यहाँ पे चार्ज 1 और चार्ज 2 का कंक्लूजन हमें निकालना है. तो पहले इलेक्ट्रिक lines of force are starting from charge 1 and therefore it is positively charged. After that, electric lines of force are ending or coming towards sphere 2 and therefore it is negatively charged. उसके बाद Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड सेम है क्या नहीं है हमें देखना है. अभी स्पीयर 1 से कितने लाइंस निकल रही है बाहर, कितने लाइंस निकल रही है देख सकते हैं आप काउंट कर सकते हैं यहाँ पे. सो दिस इज नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and 16. So 16 lines are coming out of sphere 1. 16 lines, 16 electric lines of force are there related to 1 and 2 का कितना है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8. So 8 electric lines of force are there related to 2. तो इसका मतलब क्या होता है Q1 is not equal to Q2. Q1 Q2 सेम नहीं है एंड जब Q2 से 8 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रहे हैं मतलब आ रहे हैं तब Q1 से 16 लाइंस निकल रहे हैं. तो इसका मतलब क्या होता है Q1 शुड बी 2 times Q2 होना चाहिए. मतलब अगर चार्ज बड़ा होता है तो ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलते हैं, चार्ज कम रहता है तो कम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलते हैं. तो ये आपको ध्यान में रखना है. So from sphere 1, from charge 1, total 16 lines are coming out. And into the charge 2, 8 lines are coming. मतलब charge 2 क्या होना चाहिए यहाँ पे smaller होना चाहिए. मतलब Q1 should be greater than क्या होना चाहिए Q2 होना चाहिए. And after counting, you will find that when charge Q1 has 16 lines, Q2 has only 8 lines. And therefore Q1 is equal to 2 times Q2 होना चाहिए. Okay. So that is the conclusion from this diagram. So इस तरह से conclusion का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आ सकता है. Next, suppose a diagram is like this. This is your next question. This is question 2 for the electric lines of force. So यहाँ पे जो डायग्राम दिया है तो यहाँ पे कौन सी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स करेक्ट है, which electric lines of force are correct. Okay, that is the question. तो यहाँ पे लाइन नंबर 1 करेक्ट है क्या, लाइन नंबर 1 बताइए थोड़ा सा. लाइन नंबर 1 करेक्ट नहीं है क्योंकि दिस इज अ दिस इज अ कंडक्टिंग स्फीयर. सो स्फीयर के अंदर से लाइन पास नहीं होती है. दिस पॉइंट इज ओके, बट लाइंस जब भी किसी चार्ज्ड कंडक्टर पे एंड होती है या फिर स्टार्ट होती है तो परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस स्टार्ट या फिर एंड होना चाहिए. सो दिस इज अ रॉन्ग लाइन. सेकंड इनकरेक्ट है. सेकंड क्यों इनकरेक्ट है बताइए. बिकॉज नो लाइन पासेस थ्रू कंडक्टर. ये कंडक्टर है और कंडक्टर से लाइन पास होनी नहीं चाहिए. सो थर्ड इज ऑल्सो इनकरेक्ट ड्यू टू दैट रीजन ओनली. एंड फोर्थ इज ओनली करेक्ट बिकॉज ये कंडक्टर से पास नहीं हो रही है एंड इसका एंडिंग देखा या फिर इसका स्टार्टिंग देखा तो परपेंडिकुलर टू सरफेस है. तो इसमें से करेक्ट इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कौन सी रहेगी. फोर्थ विल बी द करेक्ट इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स.
Suppose next diagram is like this, related to electric line of force. सो वंस अगेन यहाँ पे क्या किया है, एक कंडक्टिंग स्पीयर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है. तो यहाँ पे कौन सी करेक्ट डायग्राम रहेगी? विच डायग्राम इज करेक्ट? बताइए इसमें से कौन सी डायग्राम करेक्ट आ जाएगी? करेक्ट आंसर विल बी सी, विल बी करेक्ट आंसर. फर्स्ट करेक्ट नहीं आएगा क्योंकि लाइन्स आर नॉट परपेंडिकुलर टू द सरफेस. लाइन्स क्या होनी चाहिए? सरफेस को परपेंडिकुलर ही होनी चाहिए. सो दिस इज इनकरेक्ट. सेकेंड इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि लाइन्स आर पासिंग थ्रू द कंडक्टर, सो देयरफॉर इट इज इनकरेक्ट. क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर पास थ्रू कंडक्टर. यहाँ पे लाइन्स मतलब कंडक्टर से पास नहीं हो रही है एंड दे आर परपेंडिकुलर टू द स्फीयर, सो दिस इज करेक्ट. एंड यहाँ पे एग्जैक्टली परपेंडिकुलर लाइन्स नहीं लग रही है, सो दिस इज इनकरेक्ट. Suppose next diagram is like this. Once again, similar question is there. There are 4 diagrams of electric lines of force A, B, C, D. Okay. So this is new question. तो यहाँ पे कौन सी डायग्राम करेक्ट है A, B, C और D में से? Which is the correct option यहाँ पे? Which one will be correct? First is incorrect because lines are not exactly perpendicular to the surface of the conductor. क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऑलवेज टर्मिनेट और ओरिजिनेट परपेंडिकुलर टू द सरफेस. ओके, तो यहाँ पे ये भी करेक्ट नहीं है. सो दिस टू आर कंप्लीटली रॉन्ग. अभी बी और सी में हमें चेक करना है. ऑप्शन बी और सी में, बी और सी में मोर करेक्ट कौन सा है? बी एंड सी में. अभी यहाँ पे देखिए ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर, ये कंप्लीटली परपेंडिकुलर. यहाँ पे भी ये परपेंडिकुलर है करेक्टली. सो स्पीयर के साथ परपेंडिकुलर रिलेशन है, लेकिन प्लेट के साथ भी परपेंडिकुलर होना चाहिए ना. ये इधर परपेंडिकुलर नहीं है, इधर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर नहीं है, इधर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर नहीं है. यहाँ पे सभी लाइंस मतलब जहां से ओरिजिनेट होती है वहां पे भी परपेंडिकुलर लग रही है एंड जहां पे एंड हो रही है वहां पे भी परपेंडिकुलर है. सो मोस्ट करेक्ट ऑप्शन विल बी बी. ओके, बी विल बी मोस्ट करेक्ट ऑप्शन. Okay, C will be that much not correct. So correct option will be. Okay, any doubt in this case? यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का डायग्राम आता है तो आपको क्या देखना है? पहले तो वो कंडक्टर से पास नहीं होती है ये देखना है, और उसके बाद इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जहां पे एंड होती है और जहां से भी स्टार्ट होती है वो परपेंडिकुलर टू सरफेस ही स्टार्ट या फिर एंड होनी चाहिए. ओके, सरफेस को परपेंडिकुलर हमेशा दिखनी चाहिए. अगर सरफेस को परपेंडिकुलर नहीं है किसी भी सरफेस को तो वो डायग्राम रॉन्ग है. ओके, so therefore
बी इज करेक्ट एंड सी इज इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे बी डायग्राम में क्या हो रहा है, ज्यादा परपेंडिकुलर दिख रहा है, परपेंडिकुलर टू सरफेस एज वेल एज परपेंडिकुलर टू स्पीयर एज वेल एज द प्लेट्स. ओके, अभी नेक्स्ट हम देखने में जा रहे हैं, दैट इज नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन when a charge is given to a body. अभी charge, when a charge is given to any body, there are two type of charge distribution. First is the uniform charge distribution, uniform charge distribution, and second is non-uniform charge distribution. Okay, so there are two types of charge distribution, because when a charge is given to body, charge can be uniformly distributed or non-uniformly distributed. Okay, it depends on certain parameters. Okay, so कौन से पैरामीटर है? फर्स्ट ऑफ ऑल, बॉडी कंडक्टर है क्या या फिर इंसुलेटर है? अगर कंडक्टर को चार्ज हम देते हैं तो चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली ऑन द सरफेस. ओके, when charge is given to a conductor, देखिए यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, when a charge is given to conductor, when charge हम कंडक्टर को देते हैं तो क्या होता है? it is distributed over surface only. It is distributed on surface. Okay, surface of that conductor. सरफेस पर ही चार्ज स्टोर होता है. इसका मतलब कंडक्टर को जब हम चार्ज देते हैं तो इनसाइड में चार्ज कभी भी स्टोर नहीं होता है. चार्ज नेवर स्टोर इनसाइड द कंडक्टर, इट ऑलवेज स्टोर्ड ऑन द सरफेस. ओके, चार्ज हमेशा सरफेस पर ही स्टोर होता रहेगा, इनसाइड में चार्ज नहीं स्टोर होगा. एंड व्हेन द चार्ज इज गिवन टू इंसुलेटर, क्या होता है? व्हेन चार्ज is given to insulator, it is stored where it is given. मतलब इंसुलेटर में क्या होता है, जहां पे चार्ज हम देते हैं वहीं पे वो स्टोर हो जाता है. ओके, वो स्प्रेड नहीं होता, कंप्लीट बॉडी में चार्ज स्प्रेड नहीं होता है. ओके, मतलब फॉर एग्जांपल देयर आर टू स्पीयर्स, दिस इज वन स्पीयर एंड दिस इज द सेकंड स्पीयर. अगर ये कंडक्टर है और इसको मैंने चार्ज दिया तो क्या हो जाएगा? ऑल द चार्ज विल बी स्टोर्ड ऑन द सरफेस. एंड सपोज ये इंसुलेटर है, तो मैंने यहाँ पे सपोज चार्ज इसको प्रोवाइड किया तो यहीं पे चार्ज क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा, कंप्लीट बॉडी में वो स्प्रेड नहीं करेगा. ओके, सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन कंडक्टर एंड इंसुलेटर. तो इंसुलेटर का जो चार्ज रहेगा वो लोकलाइज्ड चार्ज रहेगा. लोकलाइज्ड मतलब एक सर्टेन प्लेस पर ही रहेगा, वो सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा. लेकिन कंडक्टर को जब हम चार्ज देते हैं तो कंडक्टर का चार्ज सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इनसाइड में चार्ज कभी भी नहीं रहता. ओके, सो charge never exists inside conductor, charge always exists on the surface of conductor. ये हमेशा ध्यान में रखना है. charge always
exist on the surface of conductor. Charge never exists inside the conductor. ओके, अभी जब कंडक्टर को हम चार्ज देते हैं तो यहाँ पे चार्ज यूनिफॉर्मली सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है या फिर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। अभी यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा देखिए, when charge is given to conductor, when charge is given to a conductor, when charge is given to a conductor, okay, when charge is given to a conductor and surface of conductor is uniform, surface of conductor is uniform, ठीक है, मतलब किसी भी कंडक्टर को हमने चार्ज दिया एंड कंडक्टर का सरफेस अगर यूनिफॉर्म है तो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, यूनिफॉर्म, देन uniform charge distribution takes place, uniform charge distribution takes place. Uniform charge distribution takes place, okay, when charge is given to a conductor and surface of conductor is uniform, then only uniform charge distribution takes place, okay, मतलब यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होने के लिए कंडक्टर का सरफेस यूनिफॉर्म होना चाहिए। कंडक्टर का सरफेस यूनिफॉर्म मतलब कंडक्टर कैसा होना चाहिए, आइदर स्पेरिकल होना चाहिए, एग्जैक्टली स्पेरिकल है तो सरफेस उसका यूनिफॉर्म हो जाएगा, स्पेरिकल होना चाहिए या फिर कंडक्टर डिस्क होना चाहिए या फिर कंडक्टर रिंग होना चाहिए या फिर कंडक्टर रॉड होना चाहिए। अगर इस शेप के कंडक्टर होते हैं तो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ओके। अभी यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में देयर आर डिफरेंट डेंसिटीज, ओके, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटीज कौन सा है देखिए, टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटीज, टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटीज। अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है तो टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटी कौन सा है, फर्स्ट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, फर्स्ट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, उसको लैम्बडा बोलते हैं। अभी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या रहता है, इट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ रहता है और इसका यूनिट क्या रहेगा, कूलोम पर मीटर रहेगा, ओके। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी हम कब यूज करेंगे, व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ, ओके। सो लीनियर चार्ज डेंसिटी ये टर्म किसको यूज करते हैं, इट इज अप्लाइड फॉर, इट इज applied for, it is applied for rod, thin rod, okay, this is applied for thin rod or ring, okay, generally lambda term is used for thin rod or the ring, okay, so for rod lambda क्या आ जाएगा, total charge given divided total charge given to the rod divided by total length of that rod, okay, so इस तरह से lambda निकाल सकते हैं। and lambda of the ring कैसा आ जाएगा, lambda of the ring total charge given to the ring divided by length of the ring, that is 2 pi into radius, okay, so this is formula for lambda of the rod या फिर wire and this is charged wire and this is charged ring. so linear charge density कब यूज करना है, जब given charge is uniformly distributed over the length, तभी हमें linear charge density यूज करना है। मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी कौन से एप्लीकेशन में यूज करना है, कौन से प्रॉब्लम में लीनियर चार्ज डेंसिटी यूज किया जाता है, अगर थिन रॉड का प्रॉब्लम है या फिर रिंग का प्रॉब्लम है या फिर वायर का प्रॉब्लम है, चार्ज्ड वायर का प्रॉब्लम है, तो ये हम लीनियर चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट यूज करते हैं। सेकेंड, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस, ओके,
Second is the surface charge density. Surface charge density, it is denoted by sigma. Surface charge density is denoted by sigma. अभी surface charge density क्या रहता है? It is charge per unit area रहता है, charge per unit area. Okay, और इसका यूनिट रहेगा coulomb per meter square. Coulomb per meter square will be the unit. Now when the charge is uniformly distributed over the whole surface, जब चार्ज क्या होता है, सरफेस पर सभी जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, तब हम सिग्मा यूज करते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज करते हैं. सो ये किसको अप्लाई होता है? इट इज अप्लाइड जनरली अप्लाइड फॉर स्पीयर के, कंडक्टिंग स्पीयर और डिस्क. स्पीयर और डिस्क के लिए, मतलब कंडक्टिंग स्पीयर एंड कंडक्टिंग डिस्क के लिए ही ये यूज करते हैं. क्योंकि कंडक्टिंग स्पीयर है तो गिवन चार्ज विल बी कंप्लीटली स्टोर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द स्पीयर ना, एंड डिस्क भी है तो गिवन चार्ज विल बी कंप्लीटली स्टोर्ड ओवर द सरफेस ऑफ द डिस्क. तो यहाँ पे सिग्मा ऑफ द स्पीयर कैसे आ जाएगा? सिग्मा ऑफ द स्पीयर विल बी इक्वल टू चार्ज गिवन डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ द स्पीयर, दैट इज 4 pi r square. That is the sigma of the sphere आ जाएगा. Okay, sigma of the sphere. And sigma of disk क्या आ जाएगा? Charge given divided by surface area of the disk, that is 2 pi r square. Surface area of disk कितना रहेगा? 2 pi r square रहेगा ना, क्योंकि डिस्क को एक साइड का सरफेस रहेगा pi r square, दूसरे साइड का सरफेस रहेगा pi r square. When charge is given, what will happen? It will be stored on its surface, that is pi r square plus pi r square, that is 2 pi r square. Sigma of the disk. Okay. उसके बाद थर्ड है, that is volume charge density. Volume charge density. So volume charge density, it is denoted by rho. Okay, and volume charge density is nothing but volume charge density is equal to charge divided by the volume. इसका यूनिट आ जाएगा coulomb per meter square. Now generally this is not applicable to conductors. Volume charge density कभी भी कंडक्टर को अप्लाई नहीं करता है. ओके, क्यों नहीं करता है? क्योंकि कंडक्टर में जब चार्ज, कंडक्टर को चार्ज हम देते हैं तो वो चार्ज सरफेस पर ही स्टोर होता है, वॉल्यूम के अंदर स्टोर नहीं होता. ओके, सो दिस कैन बी अप्लाइड टू द इंसुलेटर. इंसुलेटर को ये अप्लाई हो सकता है क्योंकि इंसुलेटर के अंदर चार्ज स्टोर हो सकता है. कूलम्ब पर मीटर क्यूब, सॉरी, यूनिट क्या है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का यूनिट कूलम्ब पर मीटर क्यूब है. हाँ, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है वो कंडक्टर को जनरली अप्लाई नहीं होता है, ये जनरली इंसुलेटर को अप्लाई होता है. क्योंकि जब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कब लेना है? जब चार्ज कहाँ पे स्टोर होता है? कंप्लीट वॉल्यूम में स्टोर होता है. लेकिन कंडक्टर के केस में क्या होता है? चार्ज कभी भी वॉल्यूम में स्टोर नहीं होता, कंप्लीट बॉडी में स्टोर नहीं होता. वो चार्ज कहाँ पे स्टोर होता है? इट स्टोर्स ओनली ऑन दी सरफेस, सरफेस पर ही स्टोर होता है. ठीक है, अभी यहाँ पे सिग्मा ऑफ द नॉन कंडक्टिंग स्पीयर अगर निकालना है, नॉन कंडक्टिंग स्पीयर, सिग्मा ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्पीयर सपोज हमें निकालना है, तो सिग्मा ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्पीयर क्या आ जाएगा? गिवन चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. वॉल्यूम कितना रहता है? 4/3 pi r क्यूब. सो इस तरह से हम निकाल सकते हैं. ओके, सो दैट इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. ठीक है. So in this way there are 3 types of charge densities and these are used in different applications. कभी लीनियर चार्ज डेंसिटी यूज करते हैं, मतलब इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ प्रॉब्लम. अगर रॉड या फिर रिंग या फिर वायर का प्रॉब्लम है, चार्ज्ड रॉड, चार्ज्ड रिंग या फिर चार्ज्ड वायर का प्रॉब्लम है, तो हमेशा यहाँ वहां पे आप देखेंगे लैम्बडा जनरली यूज किया जाता है.
एंड जब चार्ज स्फीयर या फिर चार्ज डिस्क का प्रॉब्लम रहता है तब जनरली सिग्मा यूज किया जाता है। एंड रो का जनरली अगर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, इस टाइप का प्रॉब्लम है, तो वहां पे रो यूज किया जाता है। तो मोस्टली लैम्डा एंड सिग्मा आर यूज्ड, रो इज नॉट कॉमनली यूज्ड। ओके, ये तो हो गया यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कब होता है? ओके, नेक्स्ट इज सेकेंड इज नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी देखिए यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कब होता है? व्हेन सरफेस इज यूनिफॉर्म। जब सरफेस यूनिफॉर्म होता है तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर सरफेस यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म सरफेस है, तो नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो सरफेस फॉर एग्जांपल इस तरह से लाइक दिस, तो यहां पे नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टेक्स प्लेस। ओके, when surface is non-uniform, this type of charge distribution takes place. This type of charge distribution takes place. इस टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टेक प्लेस होता है अगर सरफेस नॉन यूनिफॉर्म है तो। ओके, अभी यहाँ पे चार्ज कहाँ पे ज्यादा स्टोर होता है ये भी हमें देखना पड़ेगा नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है? चार्ज इज stored more where there are sharp edges or sharp corners. शार्प एजेस एंड शार्प कॉर्नर पे क्या होता है? पर ज्यादा चार्ज स्टोर होता है। चार्ज इज स्टोर्ड मोर वेयर देयर आर शार्प एजेस एंड शार्प कॉर्नर्स। शार्प कॉर्नर या फिर शार्प एजेस पर ही ज्यादा चार्ज स्टोर होता है। मतलब जितना रेडियस कम उतना चार्ज ज्यादा स्टोर होता है। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल सपोज यहां पे एक स्पीयर है, सपोज देयर इज अ स्पीयर लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे सपोज एक स्पीयर है एंड इस स्पीयर को मैंने क्या किया है, यहाँ पे स्पाइक्स प्रोवाइड किए गए हैं। These are the spikes provided to the sphere और इसको मैंने चार्ज सपोज दिया, चार्ज Q is given। तो ये चार्ज जो है यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा एंड मोस्ट ऑफ द चार्ज विल स्टोर्ड एट द टिप ऑफ द स्पाइक्स। ओके, ज्यादा से ज्यादा चार्ज कहाँ पे स्टोर होता है? यहाँ पे टिप ऑफ स्पाइक पे ही स्टोर होता है, अंदर स्टोर नहीं होता। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। यहाँ पे हम कंडक्टर का ही स्टडी कर रहे हैं, स्पाइक्स पर ही स्टोर होता है। और कंटिन्यूअसली हमने चार्ज यहाँ पे सप्लाई किया इस स्फीयर को, अगर कंटिन्यूअसली चार्ज यहाँ पे क्या किया है, सप्लाई किया है स्फीयर को, तो इस स्पाइक्स पर चार्ज इतना बढ़ जाता है कि वो यहाँ से एयर में लीकेज होना चालू हो जाता है एंड उसके वजह से आप यहाँ पे लाइटनिंग देख सकते हैं। यू कैन सी द लाइटनिंग दैट इज कमिंग आउट फ्रॉम दी स्पाइक्स। ओके, जब यहाँ पे स्पाइक्स होते हैं तो क्या होता है? maximum charge is stored on the spike and when charge is continuously supplied to the sphere, the charge is also continuously supplied to the spikes and इस spikes पर या फिर इस corner पर end point पर इतना ज्यादा चार्ज स्टोर होता है कि वो फाइनली सराउंडिंग एयर में लीक होना चालू हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक लाइटनिंग्स। ओके, एंड इसको बोलते हैं दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड एज, आपको मैंने ये बताया है। ओके, इस फेनोमेनन को बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज
corona discharge. Okay, it is similar to corona, therefore it is called as corona discharge. Corona discharge. Okay. So this is the concept of charge distribution. तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आपको ये पता चला होगा कि किसी भी बॉडी को हम जब चार्ज देते हैं तो चार्ज कहाँ पे स्टोर होगा, ये डिपेंड्स अपॉन किस पर डिपेंडेंट रहता है, वो कंडक्टर है कि इंसुलेटर है उस पर डिपेंड रहता है. अगर कंडक्टर है तो गिवन चार्ज इज ऑलवेज स्टोर्ड ऑन द सरफेस ओनली. ओके, एंड इंसुलेटर है तो जहां पे चार्ज दिया है वहीं पे वो स्टोर हो जाएगा. अभी कंडक्टर को दिया हुआ चार्ज सरफेस पर स्टोर होगा. अगर सरफेस यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एंड सरफेस अगर नॉन यूनिफॉर्म है कंडक्टर का तो चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है. और कहाँ पे ज्यादा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, स्टोर होता है, जहाँ पे स्पाइक्स रहेंगे, शार्प कॉर्नर रहेंगे, शार्प एजेस रहेंगे, जहाँ पे रेडियस कम रहेगा वहां पे ज्यादा चार्ज स्टोर हो जाएगा. ओके, ये आपको ध्यान में रखना है. ओके.